भाग 3 स्टोरेज हाउस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहनी गुप्ता। रोचक उपन्यासों की श्रृंखला में मैं आज आपको डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का लिखा एक नया उपन्यास सुनाने जा रही हूं, जिसका नाम है वापसी। आइए सुनते हैं आज इसका तीसरा भाग। अचानक विपिन के शिमला जाने से रश्मि परेशान हो उठी थी। 2-3 दिन तक उसने विपिन का इंतजार किया, पर विपिन का कहीं अता पता ही नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विपिन एकाएक कहाँ गायब हो गया है। उसने कई बार विपिन को फोन किया, पर फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। ऐसा तो कभी नहीं होता था कि नर्सिंग होम में मिलने के बाद भी सुबह शाम विपिन का फोन न आए। उससे मिले या बात किए बिना उसे चैन ही कहाँ पड़ता था। वह संकोच के मारे किसी से पूछ भी नहीं पा रही थी और पूछे बिना रह भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे जब 1 सप्ताह से अधिक बीत गया, तो वह बेचैन हो गई। आखिर उसने पूजा से पूछ ही लिया, पूजा, क्या तुम जानती हो कि डॉक्टर विपिन कितने दिन की छुट्टी पर हैं? हाय, उनके बिना मन नहीं लग रहा है न? पूजा ने शरारत से पूछा। चल, ऐसा ही समझ ले। रश्मि जानती थी कि पूजा बाल की खाल जरूर निकालेगी। मुझे तो लग रहा है कि पंछी तुम्हारी कैद से उड़ गया है। पूजा अब भी शरारत के मूड में थी। क्या मतलब? परेशान होते हुए रश्मि ने पूछा। एक तो वह इतना परेशान थी, दूसरे ये कमबख्त उसका जी जलाने से बाज नहीं आ रही थी। हरामजादी कहीं की, बन तो ऐसे रही है जैसे खुद बहुत दूध की धुली हो। डॉक्टर रूपेश के साथ लिव इन में रह रही है और खुद को सती सावित्री समझ रही है। उसने तो अभी तक विपिन के साथ ऐसा कोई काम नहीं किया था कि खुद पर शर्मिंदा हो। प्यार करना तो कोई गुनाह नहीं है। मतलब ये कि डॉक्टर विपिन डॉक्टर रूपेश के साथ एक सेमिनार में शिमला गए थे। सेमिनार तो न जाने कब का खत्म हो गया और डॉक्टर रूपेश भी कल वापस आ गए हैं, पर डॉक्टर विपिन न जाने क्यों अब भी वहीं रुके हैं। पूजा ने जब ये रहस्योद्घाटन किया, तो रश्मि विस्मित रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें उससे छिपाने की क्या बात थी। विपिन उससे कहकर भी तो जा सकता था। उसका फोन न उठाना भी उसे सशंकित कर रहा था। तो क्या विपिन अभी तक उसके साथ मात्र खिलवाड़ कर रहा था? ये पढ़े लिखे आदमी भी बहुत लंपट होते हैं। उसने बहुत ही सूनी निगाह से पूजा की तरफ देखा। सच कह रही है तू? वह रुआंसी हो आई। देख रश्मि, तू खुद ही विचार करके देख कि ये इतनी ऊंची डिग्री प्राप्त डॉक्टर हम लोगों से क्यों शादी करेंगे? इन्हें तो कोई उच्च शिक्षित डॉक्टरनी मिल जाएगी। ये लोग तो हम लोगों को बस खिलौना समझते हैं और अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। डॉक्टर विपिन अब शायद तुमसे पीछा छुड़ाने की सोच रहे हैं। तू अब उसे भूल जा। पूजा ने जब उसके कंधे पर सहानुभूति से हाथ रखते हुए कहा, तो वह वाकई निढाल हो गई और फफक कर रो पड़ी, उसी पूजा के कंधे पर सिर रखकर, जिसे वह अभी अभी मन ही मन सैकड़ों गालियां दे रही थी। कभी कभी हम सचमुच नहीं समझ पाते हैं कि कौन हमारा हितैषी है और कौन दुश्मन। बेचारी, प्यार के खेल में धोखा खाई हुई लड़की। उसे ढांढस बंधाते हुए पूजा ने मन ही मन सोचा, तो उसका दिल भी पसीज आया। वो खुद भी रूपेश की वासना पूर्ति ही तो कर रही थी, ये जानते हुए भी कि रूपेश कभी भी उससे शादी नहीं करेगा। उस दिन से रश्मि बुरी तरह से टूट गई और बिखरती चली गई। फिर भी वह एक बार विपिन से बात कर लेना चाहती थी, पर विपिन का नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। इसका कारण ये था कि मारे ग्लानी के शिमला जाने से पहले ही विपिन ने दूसरा फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और यह नंबर फिलहाल स्विच ऑफ कर दिया था, जिससे रश्मि उससे बात न कर सके। वो मन ही मन खुद पर बहुत शर्मिंदा था, इसलिए रश्मि से बात करने और मिलने से कतराता रहा। इसी कारण वह शिमला में लंबे समय तक रुका रहा। इस बारे में उसने पिताजी को सूचित कर दिया था। सुरेश जी ने भी कोई एतराज नहीं किया था, बल्कि उन्हें भी यही उचित लगा। उन्होंने सोचा कि जितने दिन भी विपिन रश्मि से दूर रहेगा, उतना ही अच्छा है। इससे धीरे धीरे उन दोनों के प्यार की खुमारी उतर जाएगी और विपिन को अपनी नई जिंदगी के साथ सामंजस्य बिठाने में सुविधा होगी। यूं तो रश्मि ने विपिन से झूठ ही कहा था कि इस रविवार को उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, पर उसका ये झूठ उस दिन वाकई सच में बदल गया था। इसी बीच, जबकि विपिन शिमला में था, प्रदीप अपने माँ बाप और बहन के साथ उसे देखने आया। वह अच्छा खासा पढ़ा लिखा, सुदर्शन युवक था और लखनऊ में ही एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था।
वैसे वह लखनऊ के पास ही किसी गांव का रहने वाला था और उसका सारा परिवार वहीं रहता था। उनके गांव में अच्छी खेती बाड़ी थी। लखनऊ में भी उसने एक ठीक ठाक मकान बनवा लिया था, जिसमें वह अकेला ही रहता था। बीच बीच में उसके माँ बाप भी आते रहते थे और कुछ दिन उसके पास रहने के बाद वापस चले जाते थे। उसके पिताजी का नाम गोपाल था और माँ का नाम अमिता। प्रदीप ने देखते ही रश्मि को पसंद कर लिया। उसके माँ बाप को भी रश्मि पसंद थी। रश्मि के पिताजी इस परिवार से पहले से ही परिचित थे और जानते थे कि ये लोग बहुत ही भले और संपन्न आदमी हैं। यहाँ उनकी बेटी को कोई भी असुविधा नहीं होगी। उन्हें अभी अपनी छोटी बेटी सुषमा की शादी भी करनी थी। अच्छा घर वर देखकर उन्होंने भी हाँ कर दी। प्रदीप के घर वाले उसी दिन रुकाई करना चाहते थे। मोहन जी को भी कोई एतराज नहीं था, शुभ काम जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा। पर रश्मि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके पास ना करने का भी कोई कारण नहीं था। अगर विपिन की तरफ से उसे कोई आश्वासन मिल जाता तो और बात थी, पर उससे तो कई दिनों से उसकी बात ही नहीं हो पा रही थी। आखिर बहुत सोचने समझने के बाद उसने भी हाँ कर दी और इस तरह उसकी प्रदीप के साथ शादी तय हो गई। अगले 3 महीने बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। अचानक हुई इस घटना और विपिन की बेवफाई से रश्मि इतना टूट गई थी कि उसने शुचि नर्सिंग होम जाना ही बंद कर दिया। उसे लगता कि जैसे वहां सब लोग उसे उपहास की नजर से देख रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, पर वह यही सोचती थी। इधर सेठ घनश्याम दास जी ने भी देर नहीं की और विपिन और शुचि की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। पूरे लखनऊ शहर के गणमान्य लोगों को कार्ड बांटे गए। इतनी धूमधाम से शादी हुई कि लोग दंग रह गए और विपिन के भाग्य से रश्क करने लगे। शादी के तुरंत बाद विपिन हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड चला गया। वहां वह 15 दिनों तक रहा। जब वह वापस लखनऊ लौटा तो सेठ जी ने उसे शुचि नर्सिंग होम का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। शुचि नर्सिंग होम के चौथे तल पर बना शानदार फ्लैट अब उसका स्थायी निवास था। नियत तारीख पर रश्मि की शादी भी हो गई। प्रदीप बहुत ही जिंदादिल इंसान था और रश्मि को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। वो रश्मि जैसी सुंदर पत्नी पाकर बेहद खुश और संतुष्ट था। उसने शादी के 15 दिन बाद अपने स्कूल से 1 सप्ताह की छुट्टी ली और हनीमून के लिए नैनीताल निकल गया। वहां उन दोनों ने खूब आनंद लिया। नैनी झील में बोटिंग करते हुए दोनों रोमांचित हो जाते। सारा दिन इधर उधर घूमते फिरते, शाम को खा पीकर होटल में लौटते और एक दूसरे की बाहों में खो जाते। सुबह उठते तो उनकी आंखों में एक अजीब सा नशा छाया होता था। नैनीताल का सुहावना मौसम उनकी इस खुमारी को और भी बढ़ा देता था। दोनों एक दूसरे के आगोश में कुछ देर तक यूं ही डूबे रहते थे, फिर उठकर तरोताजा होकर उस दिन का कार्यक्रम बनाने लगते। कभी नौकुचिया ताल, कभी भीमताल, कभी नैना देवी मंदिर, कभी टिफिन टॉप, तो कभी चिड़ियाघर घूमने पहुंच जाते। उन्होंने अपने 5 दिन के प्रवास में नैनीताल का चप्पा चप्पा छान मारा। हनीमून का भरपूर आनंद लेने के बाद वे लोग जब लखनऊ वापस लौटे तो बहुत प्रफुल्लित थे। रश्मि प्रदीप का इतना प्यार पाकर धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी को भूलती जा रही थी और अपनी घर गृहस्थी में रमने लगी थी। लखनऊ के पास ही प्रदीप का पैतृक गांव था। वो रश्मि को वहां भी लेकर गया। रश्मि ने वहां जाकर महसूस किया कि वे संपन्न लोग हैं और उनका गांव में अच्छा रुतबा है। गांव में उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ, जैसा कि नई बहू का होता है। उसके स्वागत में उसके ससुर गोपाल जी ने प्रीतिभोज का आयोजन किया था, जिसमें गांव के लगभग सभी लोग आमंत्रित थे। सगे संबंधियों से उसे अनेक कीमती उपहार मिले और आशीर्वाद भी। प्रदीप की बहन नीलिमा, जिसका घर का नाम नीलू था, हर समय भाभी भाभी कहकर उससे ही चिपकी रहती थी। घर के लोग उसे मजाक में भाभी की सगी कहने लगे थे। 2 ही दिन में वह रश्मि की अच्छी सहेली बन गई थी। वो इंटर में थी और गांव के ही इंटर कॉलेज में पढ़ रही थी। आगे उसका इरादा प्रदीप के पास लखनऊ रहकर BSc करने का था। रश्मि के प्रति सभी का व्यवहार बहुत ही मृदुल और स्नेहिल था। वो कुछ दिन गांव रहकर और सभी का आशीर्वाद अपनी झोली में समेटकर पुनः लखनऊ लौट आए और खुशहाल जीवन जीने लगी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। रश्मि ने खुद को नए जीवन में ढाल लिया था। वह प्रदीप के साथ बेहद खुश थी। पर एक दिन एक हादसा हो गया।
प्रदीप अपनी मोटरसाइकिल से अपने कॉलेज जा रहा था कि दुर्भाग्य से एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक वाला तो ट्रक लेकर फरार हो गया, पर वह सड़क पर पड़ा तड़पने लगा और फिर अधिक खून बह जाने के कारण बेहोश हो गया। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर शुचि नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। उसे तुरंत इमरजेंसी रूम में ले लिया गया और पुलिस को खबर करने के उपरांत उसका उपचार शुरू कर दिया गया। शुचि नर्सिंग होम की यह विशेषता थी कि वहां कोई भी मरीज आए, उसका तुरंत अच्छे से उपचार होना शुरू हो जाता था। सेठ घनश्याम दास जी का स्पष्ट आदेश था कि उपचार के अभाव में किसी भी मरीज की जान नहीं जानी चाहिए, उस समय मरीज के साथ कोई हो या ना हो। बिल तो बाद में उसका कोई न कोई संबंधी आकर भर ही देगा, और अगर महीने में 1-2 मरीजों का इलाज मुफ्त में भी हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। सेठ घनश्याम दास जी बेहद दयालु हृदय के धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी नजर में मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा करना था। तभी तो ईश्वर ने भी उन्हें देने में कोई कंजूसी नहीं बरती थी। उस समय इमरजेंसी वार्ड में पूजा थी। वह प्रदीप से परिचित थी। वह रश्मि की शादी में भी सम्मिलित हुई थी और 1-2 बार और भी उसके घर गई थी। उसने प्रदीप को तुरंत पहचान लिया और रश्मि को फोन कर दिया। उसने विपिन को भी बता दिया कि यह रश्मि का पति है। विपिन उसके उपचार में जी जान से जुट गया। वह रश्मि की हर संभव सहायता करना चाहता था। उसका मन न जाने क्यों हमेशा रश्मि के प्रति पश्चाताप से भरा रहता था। शायद भगवान ने आज उसे प्रायश्चित का एक मौका दिया था। सूचना मिलते ही बदहवास सी रश्मि अकेली ही दौड़ी आई। इस समय उसके सास ससुर गांव में थे। पूजा ने उसे ढांढस बंधाया और बताया कि प्रदीप अभी होश में नहीं है। उन्हें खून चढ़ाया जा रहा है और डॉक्टर विपिन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उनके बयान लेने आई है, एक्सीडेंट का केस है। अभी पुलिस के जाने के बाद तुम उन्हें देख सकती हो। अभी वे लोग बातें कर ही रहे थे कि पुलिस के 2 आदमी इमरजेंसी वार्ड से निकले और उन्होंने पूजा से कहा, मैडम, मरीज के होश में आते ही आप मुझे सूचित कीजिएगा। उनके भी बयान लेने हैं। जी बिल्कुल, वैसे ये उनकी वाइफ हैं, उसने रश्मि की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह मैडम, मुझे आपके पति के एक्सीडेंट का बहुत दुख है। क्या एक्सीडेंट के समय आप उनके साथ थीं? उनमें से एक ने पूछा। जी नहीं, मैं घर पर थी। अभी अभी खबर पाकर आ रही हूँ, रश्मि ने कहा। ओह, आई एम सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। ईश्वर करे कि आपके पति शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, मैडम, पुलिस वाले ने कहा और फिर वे दोनों नर्सिंग होम से बाहर चले गए। जाओ, प्रदीप को देखकर आओ, पूजा ने कहा। वह इमरजेंसी वार्ड की तरफ चल दी। किसी ने उसे रोका नहीं, सब उसे जानते ही थे। वही पुराना स्टाफ था। इतने दिनों में कुछ नहीं बदला था, सिवाय उसकी जिंदगी के। वह वार्ड के अंदर गई। प्रदीप एक बेड पर लेटा था। उसे खून चढ़ाया जा रहा था। उसके सिर और सीने में पट्टियां बंधी थीं। डॉक्टर विपिन उसे देख रहे थे और स्टाफ को कुछ निर्देश दे रहे थे। दोनों की निगाह मिली। डॉक्टर विपिन जरा से संकुचित हुए, फिर तुरंत संभल कर बोले, रश्मि जी, यह मेरे पति हैं, रश्मि ने कहा। हाँ, पूजा ने मुझे बताया है। आप ठीक समय पर आ गईं। हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। इनका एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। जोर का धक्का लगने पर इनके सिर के अंदरूनी हिस्से में थोड़ी सी चोट आई है। हम लोगों ने इनका एमआरआई करवाया है। शुक्र था कि ये हेलमेट लगाए थे, नहीं तो न जाने क्या होता। पर डोंट वरी, रश्मि, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंसेंट फॉर्म में साइन कीजिए, प्लीज। डॉक्टर रतन रतमेले इनका ऑपरेशन करेंगे। सारे लखनऊ शहर में उनसे बेहतर सर्जन कोई नहीं है। चाहे तो आप भी ऑपरेशन थिएटर में रह सकती हैं। जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, सर, कंसेंट फॉर्म पर साइन करते हुए रश्मि ने कहा। कुछ ही देर में प्रदीप को ऑपरेशन थिएटर में ले लिया गया। ऑपरेशन लगभग 1 घंटे तक चला और कामयाब रहा। इसके बाद प्रदीप को एहतियातन ICU में शिफ्ट कर दिया गया। बधाई हो, रश्मि जी, आपके पति का ऑपरेशन सफल रहा है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए डॉक्टर विपिन ने कहा। उनके पीछे पीछे डॉक्टर रतमेले भी थे। उन्होंने भी उसे आश्वस्त किया कि ऑपरेशन एकदम ठीक हो गया है, लेकिन अभी उन्हें लगभग 1 सप्ताह तक अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, डॉक्टर रतमेले ने कहा।
थैंक यू सर। रश्मि ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर रतमेले मुस्कुराए और फिर स्टाफ को कुछ हिदायत देकर अपनी कार में बैठकर चले गए। आप चाहें तो इमरजेंसी में रह सकती हैं। आपसे अधिक उनकी देखभाल और कौन कर सकता है, विपिन ने कहा और फिर वह अपने कक्ष में चला गया। रश्मि ICU की तरफ चल दी। एक सप्ताह बाद प्रदीप को शुचि नर्सिंग होम से डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी तक नर्सिंग होम में रश्मि से किसी ने एक पैसा भी जमा करने को नहीं कहा था। वो यहाँ काम कर चुकी थी, इसलिए उसे मालूम था कि बहुत लंबा चौड़ा बिल बना होगा, लगभग 2 लाख का तो होगा ही। पर जब वह रिसेप्शन पर बिल जमा करने गई, तो उसे बताया गया कि उसका सारा बिल माफ कर दिया गया है। ये सुनकर वह भौचक्की रह गई। वो विपिन के कक्ष में उसका शुक्रिया अदा करने गई। थैंक यू सर, पर इस मेहरबानी की वजह, उसने डॉक्टर विपिन से पूछा। अरे, इसमें मेहरबानी की क्या बात, ये तो आपका हक है रश्मि जी। आपको तो पता ही है कि मेरा अस्पताल अपने स्टाफ से कभी बिल नहीं लेता है। पर अब तो मैं यहाँ काम नहीं करती हूँ। मैं तो अभी भी आपको अपने अस्पताल का स्टाफ ही मानता हूँ। थैंक यू। फिर भी आपको नॉमिनल बिल तो लेना ही चाहिए, वरना मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी। उसने कहा, उनसे कुछ कहने की जरूरत ही क्या है। उनसे कह देना कि बिल अदा कर दिया है। पर अगर उन्होंने बिल की रसीद मांगी, तो मैं क्या जवाब दूंगी। रश्मि ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर ऐसी बात है, तो मैं आपको 2 लाख रुपए की रसीद दिए देता हूँ। ये कहकर उसने अपने लैपटॉप से 2 लाख रुपए की रसीद निकाल दी। रश्मि मनाही करती रह गई, उसके कहने का यह उद्देश्य भी नहीं था। वह संकोच में यूं ही खड़ी रही। इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता हूँ रश्मि। रसीद उसे देते हुए विपिन ने भर्राए हुए स्वर में कहा, जैसे उसके भीतर कोई पुरानी चोट नए सिरे से उभर आई हो। रश्मि कुछ नहीं कह सकी। उसने रसीद लेकर अपने पर्स में डाल ली। रुपये चीज ही ऐसी है, वह अधिक देर वहां नहीं रुकी। उसने विपिन को पुनः धन्यवाद दिया और उठ खड़ी हुई। उसे चलने को तत्पर देख विपिन ने कहा, रश्मि, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। कहिए सर, आप अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर लो। पुरानी बातों को भूल जाओ। तुमसे बहुत कुछ कहना है, कुछ हिचकते हुए विपिन ने कहा। अब कहने को बचा ही क्या है सर, उसने प्रतिवाद किया। बहुत कुछ बचा है रश्मि। बस इतना समझ लो कि इंसान परिस्थितियों के हाथों कभी कभी मजबूर हो जाता है। हर एक इंसान धोखेबाज नहीं होता है। जो कुछ हो गया है, उसे हम लोगों को मंजूर कर लेना चाहिए। उसे पुनः बैठने का इशारा करते हुए विपिन ने कहा, मैंने तो मंजूर कर लिया है सर, पर आपकी क्या मजबूरी थी, जो आपने मेरे साथ यह अन्याय किया। उसने खड़े खड़े ही पूछा। किसी दिन बताऊंगा रश्मि, फिर आप ही तय कर लेना कि क्या मैं गलत था। तुम अगले महीने ही यहाँ ज्वाइन कर लो, तब तक आपके पति भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेकार में नौकरी छोड़ने से क्या फायदा। गलती अगर मेरी है, तो आप खुद को क्यों सजा दे रही हैं। विपिन ने कहा, ठीक है, सोचकर बताऊंगी। अभी तो मुझे प्रदीप को घर ले जाने की व्यवस्था करनी है। रश्मि वहीं उदासीन सी खड़ी थी। इसकी चिंता आप मत करो, अस्पताल की एम्बुलेंस आपको घर छोड़ आएगी, कहकर विपिन एम्बुलेंस के ड्राइवर को फोन करने लगा। एम्बुलेंस से प्रदीप को घर ले जाते समय उसके मन में अजीब सी उथल पुथल मची थी। उसका मन बहुत अशांत था। वह सोच रही थी कि यह जीवन भी कितनी जल्दी जल्दी करवटें बदलता रहता है। इसी उहापोह में कब उसका घर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। विपिन से मिलकर रश्मि विचलित रहने लगी थी। उसने वे 2 लाख रुपए स्वीकार तो कर लिए थे, पर वह सदा यही सोचती रहती कि विपिन ने ये रुपए क्यों छोड़ दिए। अब तो उसका उससे कोई संबंध भी नहीं है। क्या ये रुपये विपिन ने क्षतिपूर्ति के रूप में दिए हैं या उसे किसी बात का पछतावा है। उसे नर्सिंग की ड्यूटी पुनः ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, ये दुविधा उसे लगातार परेशान कर रही थी। बीमार होने की वजह से इधर कई दिनों से प्रदीप और रश्मि के शारीरिक संबंध नहीं बन पाए थे। दोनों एक ही घर में रहते हुए भी अतृप्त थे। उन्हें कामवासना सता रही थी। पर रश्मि चाहती थी कि जब प्रदीप के टांके कट जाएं, तभी वे लोग शारीरिक संबंधों का आनंद लें। वो किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती थी। 1-2 बार प्रदीप ने अनुरोध भी किया, पर वो उसके स्वास्थ्य का वास्ता देकर टाल गई, हालांकि वह खुद भी इसके लिए आतुर थी।
प्रदीप को पूरी तरह से ठीक होने में 1 महीना लग गया। आखिरकार उसके टांके काट दिए गए और डॉक्टर रतन रतमेले ने उन्हें सामान्य जीवन जीने की अनुमति दे दी। अब प्रदीप फिर से पहले की तरह अपने कॉलेज जाने लगा। एक दिन रश्मि ने अपनी तरफ से पहल की। प्रदीप नदी में रहते हुए भी इतने दिनों से प्यासा था। उसने उसे इस तरह अपनी बाहों में जकड़ लिया जैसे पहली बार उससे प्यार करने जा रहा हो। पर उस दिन वे लोग प्यासे ही रह गए। प्रदीप ने बहुत कोशिश की, पर वह रश्मि से संबंध बनाने में कामयाब नहीं हो सका। रश्मि के लिए भी यह विचित्र स्थिति थी। उसका रोम रोम प्यासा था। वह बुरी तरह से कामाग्नि में जल रही थी, पर प्रदीप की दशा देखकर वह हतप्रभ रह गई। यही प्रदीप एक्सीडेंट से पहले उसे इस कदर तृप्त कर देता था कि उसका रोम रोम संतृप्त हो जाता था। दोनों एक दूसरे को अपने आगोश में लिए घंटों इसी तरह लेटे रहते थे। पर आज प्रदीप उससे संबंध बनाने में पसीने पसीने हो गया था, फिर भी कामयाब नहीं हो सका। वह बुरी तरह हाँफ रहा था और खुद पर शर्मिंदा था। रश्मि समझ गई कि प्रदीप के सिर में चोट लगने से ऐसा हुआ है। प्रदीप की ऐसी दशा देखकर वह तुरंत संभल गई और बहुत प्यार से अपने आंचल से उसके सिर का पसीना पोंछते हुए बोली, क्या बात है प्रदीप, इतना हताश क्यों हो? रश्मि, यह मुझे क्या हो गया है? मैं तुम्हें सुख देने में नाकामयाब रहा। वो करुण स्वर में बोला। तो क्या हुआ प्रदीप? अगली बार सही, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम इतने दिनों से बीमार भी तो थे। सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, उसे सांत्वना देते हुए रश्मि ने कहा। इस तरह हमारा वैवाहिक जीवन कैसे चलेगा? अभी तो हमारी शादी हुए साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, प्रदीप ने बहुत बेचैनी से कहा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि एक बार जो हो गया वही बार बार होगा? तुम्हें अभी कुछ दिन और आराम की जरूरत है। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, रश्मि ने बहुत सहानुभूतिपूर्वक कहा। तो प्रदीप को कुछ भरोसा हुआ। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाती हूँ, इससे तुम्हें बहुत राहत मिलेगी, रश्मि ने अपनी नाइटी पहनते हुए कहा। प्रदीप कुछ न बोला, उसने बस सिर हिला दिया और नाइटी पहनती हुई रश्मि की सुगठित देहयष्टि को देखता रहा। रश्मि किचन की ओर चल दी। वो विचारमग्न थी कि प्रदीप ठीक होगा भी या उसे सारी जिंदगी यूं ही तड़पना पड़ेगा। उसकी जिंदगी में बस हादसे ही हादसे लिखे हैं। वो किचन में पहुंचकर कॉफी बनाने लगी और सोचने लगी कि उसे किसी न्यूरो फिजिशियन से मिलना चाहिए। मगर किससे? उसे याद आया कि शुचि नर्सिंग होम के डॉक्टर मनीष दुबे भी अच्छे न्यूरो फिजिशियन हैं। वे उसे जानते भी हैं। अगर प्रदीप की आगे भी यही स्थिति रही तो उनसे राय ली जा सकती है। उसकी विचारधारा तब भंग हुई जब कॉफी खोलकर भगोने से बाहर निकलने लगी। उसने जल्दी से 2 कप में कॉफी उंडेली और ट्रे में रखकर कमरे में आ गई। प्रदीप खामोशी से लेटा छत की ओर ताक रहा था। निश्चित रूप से उसके मन में भी गहरी कश्मकश चल रही थी। रश्मि ने 1 कप कॉफी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बड़े प्यार से कहा, लो कॉफी पियो प्रदीप, और इस बात को एकदम से भूल जाओ। कभी कभी ऐसा हो ही जाता है, इसमें इतना सोचना क्या? एक अच्छी नस होने के कारण रश्मि को ये बात अच्छी तरह पता थी कि इस समय प्रदीप को मानसिक संबल की बहुत अधिक जरूरत है। प्रदीप ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कॉफी का कप ले लिया और छोटे छोटे घूंट भरने लगा। कॉफी अच्छी बनी है न? उसका ध्यान उस तरफ से हटाने के लिए रश्मि ने पूछा। हाँ, बहुत अच्छी। तुम तो हमेशा ही बहुत अच्छी कॉफी बनाती हो, प्रदीप ने सहज होकर कहा और स्नेह से रश्मि की तरफ देखा। रश्मि खिसककर उसके और भी करीब आ गई। फिर वे लोग तब तक बातें करते रहे जब तक उनकी आंखें नींद से बोझिल नहीं होने लगी। वो उनके जीवन की एक प्यासी रात थी। प्रदीप का जीवन धीरे धीरे नियमित होता जा रहा था। वह रोज कॉलेज जाता, बाजार जाता और अपने दोस्तों से हंसी मजाक भी करता। रश्मि के साथ भी खूब समय बिताता, पर उसके मन में हमेशा एक अंतर्द्वंद चलता रहता था। रात आती तो वह सहम सा जाता। वह अपनी तरफ से कभी पहल नहीं करता। दोनों एक ही पलंग पर अगल बगल लेटे रहते और एक दूसरे के साथ के लिए तरसते रहते। रश्मि उसकी मनोदशा समझ रही थी। उसका विचार था कि यदि प्रदीप मानसिक रूप से सहज हो जाए तो शायद सब ठीक हो जाए। उसे पता था कि कभी कभी पुरुष में मानसिक नपुंसकता भी जन्म ले लेती है, जो स्वाभाविक मनस्थिति लौटते ही अपने आप ठीक हो जाती है।
सेक्स का सीधा संबंध मन मस्तिष्क से होता है। इसी तरह 1 महीना और बीत गया। रश्मि ने ही एक दिन फिर पहल की। प्रदीप थोड़ा हिचका, पर जब रश्मि ने उसे प्रोत्साहित किया तो वो भी उत्सुक हो उठा, पर पहले की तरह ही इस बार भी प्रदीप असफल रहा। वो पसीने से तरबतर हो गया और बुरी तरह हांफने लगा। जब रश्मि ने उसे संभालना चाहा, तो वो उसकी गोद में सिर रखकर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी ये दशा देखकर रश्मि भी द्रवित हो उठी। यह उन दोनों की ही खुशी का सवाल था। रश्मि ने उसे तब तक रो लेने दिया, जब तक कि उसका मन हल्का नहीं हो गया। उसने फिर उसे ढांढस बंधाया, पर इस बार वो खुद ही अंदर से टूट गई। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। रश्मि, प्रदीप ने धीरे से पुकारा। रश्मि ने उसकी तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। अब क्या होगा? परेशान मत हो, आजकल हर रोग का उपचार है। कल ही हम लोग शुचि नर्सिंग होम चलकर डॉक्टर मनीष दुबे से मिलते हैं। सिर पर चोट लगने से ऐसा हो सकता है, उसने खुद को बिखरने से रोकते हुए कहा। दूसरे दिन दोनों जाकर डॉक्टर मनीष दुबे से मिले। उन्होंने प्रदीप का पुनः एमआरआई करवाया और बताया कि उसके मस्तिष्क में बहुत हल्का सा खून का एक क्लॉट है। इसी के कारण ये सारी परेशानी है। अब हमें क्या करना चाहिए? रश्मि ने पूछा। आप फिक्र न करें, इस क्लॉट के घुलते ही इनकी समस्या हल हो जाएगी, मैडम। मैं कुछ दवाएं लिखे देता हूँ, इन्हें नियमित दें, कहते हुए उन्होंने कुछ दवाएं लिख दी और पर्चा रश्मि के हाथ में पकड़ा दिया। डॉक्टर भला इसके अलावा और कर भी क्या सकता है? उसे धरती के भगवान का दर्जा तो मिला हुआ है, पर वो खुद भी जानता है कि वो भगवान नहीं है। वो तो केवल प्रयास ही कर सकता है, मरीज का ठीक होना या न होना तो ईश्वर के हाथ में है। वो तो बस एक अदना सा मैकेनिक है, शरीर की थोड़ी बहुत मरम्मत ही कर सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। दोनों अस्पताल से दवाएं लेकर घर वापस आ गए, एक नई उम्मीद के साथ। उस दिन के बाद से प्रदीप के उपचार के सिलसिले में रश्मि को कई बार शुचि नर्सिंग होम जाना पड़ा। कई बार उसकी मुलाकात विपिन से भी हो जाती। एक दिन विपिन ने प्रदीप से मजाक ही मजाक में कहा, मिस्टर प्रदीप, आपने रश्मि जी से शादी करके मेरे अस्पताल की सबसे काबिल नर्स को हमसे छीन लिया है। हमें आशा है कि आप पुनः इन्हें यहाँ आने की इजाजत देंगे। हम इन्हें बहुत ही आकर्षक वेतन देंगे। मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है, सर। अगर रश्मि चाहें, तो यहाँ काम कर सकती हैं। इनके समय का भी सदुपयोग हो जाएगा। पर ये रात की ड्यूटी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि घर की भी जिम्मेदारियां हैं, प्रदीप ने कहा। उसे भी लगा कि विपिन ठीक ही कह रहा है। घर में अतिरिक्त पैसा आएगा तो बुरा क्या है? रश्मि की भी बोरियत दूर हो जाएगी, उसकी पढ़ाई का भी सदुपयोग हो जाएगा। फिर इतने बड़े नर्सिंग होम से जुड़े रहने से समय पर उन दोनों को भी अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलती रहेगी। आप इस बात की फिक्र न करें, मिस्टर प्रदीप। इनकी ड्यूटी बस सुबह 9 से शाम 4 बजे तक रहेगी। मंजूर है, उन्होंने रश्मि की तरफ देखकर कहा। सोचूंगी, सर, 1-2 दिन में आपको बताऊंगी, रश्मि ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि विपिन सर्विस ज्वाइन करने के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है। क्या वह अब भी उससे प्यार करता है या फिर उसकी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, वो उसकी रग रग से वाकिफ थी। 2 महीने और बीत गए। प्रदीप लगातार दवाइयां खा रहा था, पर उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। वे लोग जब भी डॉक्टर मनीष के पास जाते, वे उसे धैर्य रखने और नियमित दवाइयां लेने को कहते। उन्होंने उसका दोबारा एमआरआई करवाया और बताया कि खून का क्लॉट पहले से कम हुआ है। जिस दिन भी यह क्लॉट पूरी तरह साफ हो जाएगा, उसी दिन वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। वे उसे आश्वस्त जरूर करते, पर अब दोनों उनकी बातों से उबने लगे थे। हालांकि रश्मि अब भी प्रदीप को ढांढस बंधाती, पर अब वो खुद लगातार टूटती जा रही थी। महीनों से शारीरिक संतुष्टि न मिल पाने के कारण वह अतृप्त सी रहने लगी थी और दिनों दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। उसे अपना वर्तमान और भविष्य दोनों ही अंधकार में नजर आने लगे थे। एक दिन वो प्रदीप के स्कूल जाने के बाद मन बहलाव के लिए बाजार की तरफ निकल गई। अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी, वह विपिन की कार थी। उन्होंने कार से सिर निकालते हुए पूछा, कहिए, रश्मि जी, कैसी हैं आप? उसने अचकचाकर उसकी तरफ देखा। ठीक हूँ, सर, वह मुस्कराकर बोली। किधर जा रही हैं आप?
हजरतगंज की तरफ। तो चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप क्यों तकलीफ करेंगे? अरे, तकलीफ कैसे? मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। आइए, बैठिए। उन्होंने जब उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया, तो उसे बैठना ही पड़ा। वो बीच सड़क पर तमाशा नहीं बनना चाहती थी। कहिए, अब आपके पति कैसे हैं? उन्होंने कार चलाते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर रश्मि संकोच से गड़ गई। फिर उसे अपनी ही सोच पर हल्की सी हंसी भी आई। विपिन एक चिकित्सक है, उसके लिए ये पूछना सामान्य बात है। अभी तक तो कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा है, सर, उसने कुछ मायूसी से कहा। डॉक्टर मनीष क्या कहते हैं? हर बार पहले से बेहतर बताते हैं, पर यह भी कहते हैं कि अभी समय लगेगा। खून का क्लॉट साफ होते ही यह समस्या भी ठीक हो जाएगी। वो हर बार एक ही बात दोहरा देते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर लगातार सुधार हो रहा है, तो दिखना भी तो चाहिए। एक छोटे से क्लॉट को साफ होने में आखिर कितना समय लगेगा, डॉक्टर विपिन? कुछ झुंझलाते हुए रश्मि ने कहा। डोंट वरी, रश्मि, मेरी भी यही राय है, जो डॉक्टर मनीष की है। मिस्टर प्रदीप जरूर ठीक हो जाएंगे, पर कभी कभार एक छोटे से क्लॉट को हटने में बहुत दिन लग सकते हैं। शरीर की संरचना ही इतनी जटिल है। जी, वो तो है। कोई और उपाय नहीं है। ऑपरेशन एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है, पर यह रिस्की है। हम फिलहाल ये रिस्क नहीं ले सकते। कुछ दिन और यही दवाएं चलने दीजिए। अगर डॉक्टर मनीष के अनुसार क्लॉट लगातार कम हो रहा है, तो हमें जल्दी ही सफलता मिल जाएगी और प्रदीप जी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे, डॉक्टर विपिन ने कहा। पता नहीं वह दिन कब आएगा, एक निश्वास लेकर रश्मि बोली। हाँ, ये तो दावे से नहीं कहा जा सकता। कभी कभी तो सालों लग जाते हैं, और हो सकता है कि ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाए और प्रदीप ठीक ही न हो। क्यों, डॉक्टर विपिन? रश्मि ने तड़प कर पूछा। ये सुनकर विपिन चौंक गया। वो उसकी ओर देखने लगा, पर उससे कोई उत्तर देते नहीं बना। अचानक विपिन ने एक जगह पहुंचकर कार सड़क के किनारे रोक दी। रश्मि ने उनकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। चलिए, एक एक कप कॉफी हो जाए, विपिन ने अनुनय करते हुए कहा। रश्मि ने आश्चर्य से सामने सड़क की ओर देखा। वही रोज कॉफी हाउस, जहां वे लोग न जाने कितनी बार कॉफी पी चुके थे, सामने था। रश्मि संकुचित हो उठी। आखिर विपिन क्यों उसे बीते दिन याद दिलाना चाहता है? उसकी इच्छा हुई कि वह मना कर दे या फिर कार से उतरकर बिना कुछ कहे सुने आगे बढ़ती जाए, पर वह ऐसा नहीं कर सकी। वो उसके अनुनय को ठुकरा न सकी। दोनों अंदर गए। संयोग से उनका मनपसंद केबिन, जिसमें वे पहले अक्सर बैठा करते थे, खाली पड़ा था। दोनों जाकर उसी में बैठ गए। उनका मुंह लगा वेटर मुकेश पल भर में हाजिर हो गया। नमस्ते मैडम जी, आज बहुत दिनों बाद आई हैं आप, उसने खीसे निपोरते हुए कहा, तो वह पल भर को सकपका गई। क्षणांश में उसे अतीत की न जाने कितनी बातें याद आ गईं। तो क्या हुआ, सर तो आते होंगे अपनी मैम साहिब के साथ? उसने अनायास पूछ लिया, जैसे कि वह ये जतला देना चाहती थी कि वह जो कुछ समझ रहा है, उन दोनों के बीच अब वैसा कुछ भी नहीं रहा है। ये सुनकर वह लड़का हतप्रभ रह गया। वह कुछ समझा, कुछ नहीं समझा। हाँ, सर तो अक्सर आते रहते हैं। बेचारे बहुत देर तक यहाँ आपका इंतजार करते हुए अकेले बैठे रहते हैं, फिर कॉफी पीकर चुपचाप चले जाते हैं। आज आपके साथ कितने खुश नजर आ रहे हैं, नहीं तो कितने गुमसुम और उदास नजर आते हैं, मुकेश अपनी रॉ में कहे जा रहा था। रश्मि के लिए यह बिल्कुल नई बात थी। उसने नजर उठाकर विपिन की तरफ देखा, तो विपिन ने लड़के को डांटते हुए कहा, हो चुकी तेरी बकबक, अब जा, जल्दी से 2 कप बढ़िया सी कॉफी लेकर आ और पनीर के पकौड़े भी। मुकेश खीसे निकालता हुआ चला गया, पर उसकी बातों से रश्मि के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। वो विपिन से कुछ पूछना चाहती थी, पर पूछ नहीं पा रही थी। विपिन भी इस समय बहुत खामोश बैठा था, जैसे रश्मि के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा हो या आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा हो। भला कौन किसके मन की बात जान सकता है। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। ये खामोशी उन्हें और अखर रही थी कि तभी मुकेश कॉफी और पनीर के पकौड़े लेकर हाजिर हो गया। उन्होंने जैसे राहत की सांस ली। लीजिए मैडम, गर्मागर्म कॉफी और पनीर पकौड़े, उसने ट्रे मेज पर रखते हुए कहा, तो दोनों मुस्करा दिए।
दोनों कॉफी के छोटे छोटे घूंट इस तरह भरने लगे जैसे अपने अतीत को जी भरकर जी लेना चाहते हों। रश्मि, विपिन ने फिर बातों की पहल की। जी, मैंने आपसे सर्विस ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की थी। आपने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। यदि प्रदीप जी की तरफ से कोई अड़चन है, तो मैं उनसे अनुरोध करूं। बहुत ही सधे हुए स्वर में उसने पूछा। नहीं, उनकी तरफ से कोई मना नहीं है, बल्कि मैं ही कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, रश्मि ने कहा। अब उसके मन में ये स्पष्ट हो चुका था कि विपिन को शायद अपने किए का पश्चाताप हो रहा है और वो किसी भी बहाने अपने किए की क्षतिपूर्ति करना चाहता है, या कि वो उसे अब भी चाहता है। वो इसी तरह की न जाने कितनी बातें सोचती जा रही थी। इसमें सोचने की क्या बात है? आपको वेतन भी पहले की अपेक्षा दोगुना मिलेगा। आपका खालीपन भी दूर होगा और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। जिस समय हमारे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, उस वक्त पैसा बहुत काम आता है, रश्मि, उसने कहा। रश्मि को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे उपदेश दे रहा है या अपना अनुभव बांट रहा है। ठीक है, मैं आपको अगले संडे तक बताती हूँ, उसने पनीर पकौड़े का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए कहा और सोचा, दोगुना वेतन, मतलब प्रदीप से भी अधिक। क्या बुराई है इसमें? प्रदीप तो रोज ही उसे नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। तो प्रॉमिस? जी, संडे तक अवश्य बता दूंगी, प्रॉमिस, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब दोनों कुछ सहज हो गए। आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव की होंगी, अचानक रश्मि ने पूछ ही लिया। किसी दिन आप खुद ही देख लीजिएगा, रश्मि जी, कुछ अनमने होते हुए विपिन ने कहा। फिर दोनों चुपचाप कॉफी पीते रहे।